हाँ बच्चों देखो, अभी हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। और ध्यान रखना कि स्प्रिंग फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बस ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखेंगे। और इसमें हम 2 केस लेते हैं। एक तो देखते हैं कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x जितनी खींची हुई हो, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। और दूसरा देखेंगे कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x जितनी कंप्रेस्ड हो, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x जितनी खींची हुई हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखते हैं, ठीक है? तो उसको समझने के लिए स्प्रिंग का एक बहुत नॉर्मल केस लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई सॉफ्ट स्प्रिंग है ना? मान लेते हैं कोई हल्की स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और अपने समझने के लिए मान लेते हैं कि M मास का ब्लॉक भी जोड़ दिया। और चलो मान लेते हैं कि शुरू में स्प्रिंग बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे है ना? मान लेते हैं कि शुरू में स्प्रिंग बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे, मतलब थोड़ी-सी भी खींची हुई भी नहीं है और दबी हुई भी नहीं है। मतलब स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स स्टेट पे, मतलब नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है? अब चलो, अब इस स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींचते हैं, है तो वही कि पोटेंशियल एनर्जी चेक करने के लिए स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींचते हैं। बस ये वही बेसिक तरीका है कि बता नेचुरल लेंथ से x जितना खींचे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, फिर वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। है तो वैसे ही करते हैं। तो मान लेते हैं कि शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, और चलो इसको नेचुरल लेंथ से x जितना खींचते हैं। बस तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींचे, दिस ड्यूरिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ये हम पहले वर्क की कैलकुलेशन में पढ़ चुके हैं ना, है ना? और हमको रिजल्ट भी पता है। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बता स्प्रिंग ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींचे, तो इस ड्यूरिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बस तुम आराम से बताओ कि खींचने के ड्यूरिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इसका उल्टा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। और हमको पता है कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है? तो बस आगे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नेचुरल लेंथ से x जितना खींचे तो ड्यूरिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। मतलब हम बोल सकते हैं यार, है ना? हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींच दें, है ना? स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींच दें, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर जितनी ये होगी, ठीक है? अब देखो यहाँ भी वही चीज़ यार, ये तो मैंने पहले ही बताया था, है ना? मैंने पहले ही बताया था कि एक्चुअली मतलब क्लासिकली तो पोटेंशियल एनर्जी में केवल चेन डिफाइंड होता है। तो ध्यान रखना कि क्लासिकली तो पोटेंशियल एनर्जी में केवल चेन डिफाइंड होता है, लेकिन अगर हमको खींची हुई स्टेट में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो उसके लिए किसी न किसी एक लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और ध्यान रखना कि, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, वैसे स्प्रिंग के केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। है तो ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन के केस में हम ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, और स्प्रिंग के केस में नॉर्मली हम नेचुरल लेंथ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। दोस्तों आराम से बताओ कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींचे तो इसकी, है ना? स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींचे तो इसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। तो बता नेचुरल लेंथ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 माने, तो x खींची हुई स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर ये होगी। तो बस अब गधों टाइप से पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x जितनी खींची हुई हो, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी?
प्लस हाफ के स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अब देखो, हाँ, ये देखो इतना क्लियर बताने के बाद भी मूर्ख लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो बेवकूफ होते हैं वो यही पूछते हैं कि स्प्रिंग को खींचते के ड्यूरिंग स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन तो माइनस हाफ के स्क्वायर है, फिर पोटेंशियल जी प्लस हाफ के स्क्वायर कैसे होगी? तो वो तो होनी ही है यार। ये तो हमको पता है कि पोटेंशियल जी वर्क डन बाय थोड़ी, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का तो उल्टा होगा ही। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो अभी तो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना खींच रहे थे। अब देखते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाएँ तो पोटेंशियल जी कितनी स्टोर होगी वो देखते हैं। तो इसके लिए भी सेम वही केस ले रहा हूँ कि कोई स्प्रिंग है, m मास का चलो ब्लॉक लगा दिया और शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे मतलब रिलैक्स स्टेट में। अब चलो इस बार ऐसा करते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाते हैं, है ना? तो स्टोर्ड पोटेंशियल जी कितनी होगी? बस पुराने तरीके से ही करेंगे। वही इस बार ऐसा करते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाएँ तब भी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? माइनस हाफ के स्क्वायर ही होगा। ये वर्क की कैलकुलेशन में पढ़ चुके थे, मैंने चमका कर बताया था कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से चाहे x जितना खींचे, x जितना दबाएँ, दोनों ही केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के स्क्वायर ही होगा। तो बस हम कह सकते हैं स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाएँ, है ना? स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाएँ तब भी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के स्क्वायर ही होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के स्क्वायर, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इसका उल्टा प्लस हाफ के स्क्वायर, और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ही इंक्रीज इन पोटेंशियल जी के बराबर होता है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल जी भी प्लस हाफ के स्क्वायर, इस बार भी प्लस हाफ के स्क्वायर ही आएगी। मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? हम कंफर्म बोल सकते हैं कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x जितना दबाएँ, तब भी इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल जी प्लस हाफ के x स्क्वायर ही होगी। अब मैंने बताया था कि एक्चुअली तो पोटेंशियल में चेंज ही डिफाइंड होता है, लेकिन दबी स्टेट में एब्सोल्यूट पोटेंशियल जी निकालनी है, तो उसके लिए किसी न किसी एक लेवल पर 0 मानना पड़ता है, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और मैंने बताया था कि नॉर्मली स्प्रिंग के केस में हम क्या करते हैं, नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल जी 0 मान लेते हैं। तो बताओ, नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल जी 0 मान लेंगे, तो x दबी स्टेट में पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी? 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर यही होगी, ठीक ना? हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने मूर्खों टाइप से डिटेल में देखा, लेकिन अब आगे हमको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना? तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी, तब तो स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन x 0 होगा तो पोटेंशियल जी भी 0 होगी। तो ध्यान रखना कि जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी तब तो पोटेंशियल जी 0 होगी। बाकी ध्यान रखना कि अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x जितनी खींची हुई हो या नेचुरल लेंथ से x जितनी दबी हुई हो, दोनों ही केस में पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर इतनी होगी। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ा, लेकिन आगे हमको इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही ध्यान में रखना है ना? तो इसके रिजल्ट को मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आगे वो पूरा कचरा देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में हो या बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे हो, तब तो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना? हमको पता है कि बताओ रिलैक्स पोजीशन पे खींचा हुआ दबाव x 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ये तो ध्यान रखना कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में हो या रिलैक्स पोजीशन में हो, तब तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। बाकी ध्यान रखना कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से चाहे x जितनी खींची हुई हो या x जितनी दबी हुई हो, दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है मैं। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में हो तब तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर 0। बाकी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से चाहे x जितनी खींची हुई हो या नेचुरल लेंथ से x जितनी दबी हुई हो, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना? कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग जब खींची हुई हो तब तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग जब दबी हुई हो तो गधों टाइप से पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। गलत है ना? और ध्यान रखना कि तुमको माइनस लिखने का शौक ही हो तो ऐसा कर देना कि जो स्प्रिंग दबी हुई हो तो उसमें पोटेंशियल जी हाफ के माइनस एक्स का स्क्वायर कर देना, तो अल्टीमेटली आंसर हाफ के एक्स स्क्वायर वही आएगा। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो अभी हमने देख लिया है
स्प्रिंग नेचुरली से चाहे एक्स जितनी खींची हुई हो या एक्स जितनी दबी हुई हो, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग पोटेंशियल जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पढ़ लिया। तो देखो, अभी तो हमने स्प्रिंग पोटेंशियल जी का फॉर्मूला स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन एक्स की फॉर्म में देखा, लेकिन कई बार हमको स्प्रिंग पोटेंशियल जी स्प्रिंग फोर्स एफ की फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलता है। ये तो हमको अच्छे पता है, न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं ना, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल टू के एक्स, हमको पता है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू के एक्स होती है। तो बस अब हमको पोटेंशियल जी को स्प्रिंग फोर्स F की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब x को एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है, के एक्स, के को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू एफ बाई के आ गया। तो बताओ, अब स्प्रिंग में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी, हाफ के, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई के का होल स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल हो गया। तो बता, सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी कितनी आ गई, एफ स्क्वायर बाय टू के। ये तो अच्छे ध्यान रखना, स्प्रिंग पोटेंशियल के एक नहीं दो फॉर्मूले होते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल को स्ट्रेचिंग की फॉर्म में हाफ के एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, या इसको स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर बाय टू के लिख सकते हैं। ठीक है ना? कब कौन सा यूज करना हो, स्मार्टनेस होनी चाहिए। बताओ, अगर दो केसेस को कंपेयर करने को बोला हो और दोनों में स्ट्रेचिंग सेम हो तो पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, और अगर स्ट्रेचिंग सेम नहीं हो, उसकी जगह स्प्रिंग फोर्स सेम हो, तो फिर पोटेंशियल जी एफ स्क्वायर बाय टू के इसका यूज करेंगे। अब ध्यान रखना कि रास की बात यह है कि स्प्रिंग पोटेंशियल के एक नहीं दो नहीं तीन फॉर्मूले होते हैं। तो तब पहले हमने स्प्रिंग पोटेंशियल को केवल एक्स में कन्वर्ट किया, दूसरी बार स्प्रिंग पोटेंशियल को केवल स्प्रिंग फोर्स एफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब तीसरी बार ऐसा करते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल को एफ और एक्स दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल बेसिकली क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स में ब्रेक करता हूँ। तो बता, एक एक्स को अकेला ही रहने देते हैं, और ये जो के एक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स एफ। तो बता, इसको सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी कितनी आ जाएगी, एफ एक्स बाई टू। है तो ध्यान रखना, ये आगे ये मूर्खों टाइप से कचरा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि स्प्रिंग पोट हाँ, ये अच्छे ध्यान रखना कि स्प्रिंग पोटेंशियल के एक नहीं दो नहीं तीन फॉर्मूले होते हैं। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि स्प्रिंग पोटेंशियल जी का फॉर्मूला ओनली खिंचाव की फॉर्म में कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर ध्यान रखना कि स्प्रिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ओनली स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में कितना होता है, एफ स्क्वायर बाय टू के। और तीसरा ध्यान रखना कि स्प्रिंग पोटेंशियल जी एफ और एक्स दोनों की फॉर्म में कितनी होती है, एफ एक्स बाय टू। ये तीनों ध्यान रखना है ना। हाँ बच्चों, अभी हमने स्प्रिंग पोटेंशियल के दो फॉर्मूले पढ़े, फिर हमको पता चल गया कि अगर कभी भी, है ना, कभी भी किन्हीं दो केस को कंपेयर करने को बोला हो और अगर स्ट्रेचिंग सेम हो तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, और अगर स्ट्रेचिंग सेम नहीं हो उसकी जगह अप्लाइड फोर्स या स्प्रिंग फोर्स सेम हो तो फिर पोटेंशियल जी के लिए एफ स्क्वायर बाय टू के यूज करेंगे। तो चलो, इसी का एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसकी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो देखो, हमको दे रखा है कि दो स्प्रिंग है ना। तो हमको दे रखा है दो स्प्रिंग है, पहली से स्प्रिंग सॉफ्ट है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, के है, और दूसरी स्प्रिंग हार्ड है, इसका स्टिफनेस है स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, 3 के है ना। अब इन दोनों में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है ना। हमको दो केस दे रखे हैं। तो देखो, पहले केस में हमको दे रखा है कि दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सेम हो तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। और सेकेंड केस में हमको पूछा है कि स्ट्रेचिंग की जगह सेकेंड केस में इस स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स सेम हो, और तुम बताओ कि अप्लाइड फोर्स सेम हो तो स्प्रिंग फोर्स भी सेम ही होगा, क्योंकि धीरे-धीरे खींच रहे हैं। धीरे-धीरे खींचते हैं तो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही स्प्रिंग फोर्स भी होता है। तो सेकेंड केस में अप्लाइड फोर्स या स्प्रिंग फोर्स सेम हो तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो दो स्प्रिंग है, पहली स्प्रिंग सॉफ्ट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, और दूसरी स्प्रिंग थोड़ी हार्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के है ना। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हमको दे रखा है कि दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सेम है, मतलब दोनों स्प्रिंग को बराबर डिस्टेंस तक खींचा है। तो पोटेंशियल जी स्टोर्ड कितना होगा वो देखना है। तो हम तुरंत समझ गए कि फर्स्ट केस में दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सेम है,
तो बताओ इस बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्ट्रेचिंग एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। स्मार्टनेस है ना? तो ध्यान रखना, ये पहले केस में स्ट्रेचिंग सेम है, तो बताओ इस बार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्ट्रेचिंग एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमको पता है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्ट्रेचिंग एक्स की फॉर्म में कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब चलो तुम स्मार्ट ही बताओ कि हाफ तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है, और इस बार दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग भी सेम है। तो बताओ इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो के प्रोपोर्शनल होगी। देख सकते हैं ना, हाफ तो कांस्टेंट होता ही है, और इस बार दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग भी सेम है। तो बताओ इस बार जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो के प्रोपोर्शनल होगी। तो बताओ के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब बोल सकते हैं कि U1 प्रोपोर्शनल टू K1 और U2 प्रोपोर्शनल टू K2। तो बताओ दोनों का डिवाइड करेंगे तो U1 by U2 इक्वल टू K1 by K2। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हाफ कांस्टेंट है, x सेम है, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू K होगी ना। तो पहले में पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू K1, दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू K2। तो होता है U1 by U2 इक्वल टू सिंपली K1 by K2 होगा। K1 कितना है K, अपन K2 कितना है 3K। तो होता पहले और दूसरे में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1/3 आ गया। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी वही दोनों स्प्रिंग है सॉरी, सेकंड पार्ट में भी वही दोनों स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के और 3 के है, लेकिन सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि दोनों को बराबर, है ना। सेकंड केस में दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सेम नहीं है, सेकंड केस में दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सेम नहीं है, उसकी जगह स्प्रिंग को खींचने वाला अप्लाइड फोर्स सेम है। और हमको पता है कि अप्लाइड फोर्स सेम होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी सेम ही होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो बस तुम बताओ कि सेकंड केस में स्ट्रेचिंग सेम नहीं है, स्प्रिंग फोर्स सेम है। तो बताओ इस बार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये तो ध्यान रखना, ये सेकंड केस में अप्लाइड है, स्प्रिंग फोर्स सेम है, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में क्या होता है, F² by 2 के होता है। तो तुम बताओ 2 तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है, और इस बार दोनों स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स सेम है, तो स्प्रिंग फोर्स भी सेम होगा। तो 2 कांस्टेंट होता ही है, और इस बार स्प्रिंग फोर्स भी सेम है। तो बताओ इस बार पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/k पे डिपेंड करेगी, मतलब इस बार इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो होता है U1 प्रोपोर्शनल टू 1/K1 और U2 प्रोपोर्शनल टू 1/K2। इनका डिवाइड करेंगे तो U1 by U2 इक्वल टू उल्टा K2 by K1 आएगा। बताओ ना, पोटेंशियल इस बार K के इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है ना, तो इस बार U1 by U2 करेंगे तो उल्टा K2 by K1 आएगा। K2 3 के ऊपर K1 K, तो 3/1 ये हो गया। तो मैंने बताया था स्प्रिंग पोटेंशियल के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, कब यूज होते हैं, स्मार्टनेस हमको पता चल गई कि अगर स्ट्रेचिंग सेम हो तो पोटेंशियल हाफ के स्क्वायर, लेकिन अगर अप्लाइड या स्प्रिंग फोर्स सेम हो तो फिर पोटेंशियल जी F²/2 के इसका यूज करते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इन दोनों के कारण स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और अपने 11th वाले पार्ट में इन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है। ये तो अभी तो हमने ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स के कारण स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लेकिन देखो अब कई बार हमको कुछ विचित्र टाइप के फोर्स दिए होते हैं जिनको ऑर्बिटरी फोर्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि 3x² i के प्लस 4y j के। देखो कई बार हमको पूछता है कि कोई विचित्र टाइप के या कोई ऑर्बिटरी फोर्स दिए होते हैं, उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्बिटरी फोर्स मतलब बिल्कुल विचित्र टाइप के फोर्स, जैसे कि 3x² i के प्लस 4y j के। ऐसे जो अजीब टाइप के फोर्स होते हैं उनको ऑर्बिटरी विचित्र फोर्स बोलते हैं। वही, ऐसे ऑर्बिटरी फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना वो देखना है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो तुरंत समझ जाएगा कि कभी भी कोई अजीब टाइप का है, कोई खतरनाक फोर्स हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, तो हमको दे रखा है कि किसी भी प्लेस पर तुमको दे रखा है किसी भी प्लेस पर पार्टिकल पर कोई अजीब टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और देखो इस बार इस कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है 3x² i के प्लस 4y j के, जो x और y कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रखना कि किसी भी प्लेस पर पार्टिकल पर कोई अजीब टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जिसका एक्सप्रेशन 3x² i के प्लस 4y j के है।
अब इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? और मैंने पहले ही तुमको बताया था, है ना? मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी हमको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो किसी न किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और चिंता मत करना, रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन में हमको क्लियरली दिया होता है। तो देखो, इस बार क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 0-0 मतलब ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है। तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल पॉइंट x, y पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो तुम खुद ही बताओ कि इस बार ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो बहुत अजीब टाइप का है, खतरनाक टाइप का है, जो हमने देखा हुआ नहीं है वैसा है। तो साफ-साफ देख सकते हैं कि इस बार जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो बहुत विचित्र टाइप का है, बहुत खतरनाक टाइप का है। ठीक है ना? तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई अजीब टाइप का, है ना? मैंने बताया था कि कभी कोई अजीब टाइप का, खतरनाक टाइप का फोर्स हो, तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के हम पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने तुमको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? यूबी माइनस यूए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। बाकी एफ डॉट डीएस की जगह कई बार बुक में एफ डॉट डीआर भी लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बस कभी कोई अजीब टाइप का फोर्स हो, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस आंखें बंद करके पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? और देखो, इस फॉर्मूले को भी रटने की जरूरत नहीं है ना? क्लियरली बोल रहा हूँ। कई लोगों के दिमाग में फॉर्मूला नहीं आता है, तो कि ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो इसको अपने स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं तुमको, है ना, भूल जाओ तो कैसे याद करना वो बता रहा हूँ। ठीक है? तो अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो भी हमको पोटेंशियल एनर्जी का मेन स्टेटमेंट हमको पता है। ठीक है? तो वही कि फॉर्मूला भले नहीं, लेकिन पोटेंशियल का मेन स्टेटमेंट हमको पता है। मैंने चमका कर बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क या मेहनत करते हो, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बस स्मार्टली बताओ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इसका माइनस इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यूबी माइनस यूए। तो बस भूल जाओ तो इसे निकाल सकते हो। तो बस याद रखना है, कभी भी ऐसे अजीब टाइप के फोर्स हो, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस आंखें बंद करके इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब यूबी माइनस यूए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, इस बार हमको, है ना, बताओ, इस बार हमको इस वाले फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो F की जगह पे 3x स्क्वायर I कैप प्लस 4y j कैप लिख देंगे, लेकिन अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें A और B पॉइंट कौन से ले वो देखना है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने में A और B पॉइंट का कंसेप्ट भी सेट होता है। तो ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, मानी गई है, उसको हम पॉइंट A लेते हैं, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसको पॉइंट बी लेते हैं। है, तो अच्छे ध्यान रखना तुम। ये अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ए और बी पॉइंट भी सेट होते हैं, तो याद रखना कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, मानी गई है, उसको पॉइंट ए, और जहां पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसको बी। तो तुम बताओ कि इस बार 0-0 पर मतलब ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, मानी गई है, तो उसको पॉइंट ए लेंगे। और किसी भी जनरल x, y पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसको पॉइंट बी ले लेंगे। और बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख सकते हैं। तो चलो, पहले यू बी, है ना, पहले यू बी। तो बी हमने किसको माना है? x, y को। माइनस यू ए, तो ए हमने किसको माना है? 0-0 को। इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, तो होता है एफ वेक्टर कितना है अपने पास, है ना, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y जे कैप, ये डॉट डीएस वेक्टर। तो ये तो मैंने पहले ही, है ना, पहले ही चमका कर बताया था कि कभी भी इस टाइप का फोर्स हो, तो डीएस वेक्टर को हम आंखें बंद करके क्या लिख सकते हैं? डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और लिमिट ए टू बी। तो ए के कोऑर्डिनेट 0-0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो तुम बताओ कि 0-0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है, तो ओरिजिन या 0-0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई, तो इसको 0 कर सकते हैं।
तुम बताओ कि एलएचएस में अपने पास क्या बचेगा, यू एक्स कॉमा वाई बचेगा, है तो एलएचएस में अपने यू एक्स कॉमा वाई बचेगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर dx प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y dy आ गया, और a की जगह 0 0 और b की जगह x y। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पहली टर्म में 3 कांस्टेंट है बाहर, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x क्यूब आ गया प्लस 4y dy, तो 4 कांस्टेंट है बाहर, और y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि माइनस तो बाहर ही रहने देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y स्क्वायर, लिमिट रखते हैं 0 0 से x y, सॉल्व करते हैं। चलो माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, लिमिट रखते हैं तो पता होगा कि लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ अपर लिमिट पे x की जगह x रखेंगे और y की जगह y रखेंगे, तो ये उतर करके आ जाएगा, मतलब x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, ये आएगा माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 और y की जगह 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो x y, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, ये अपना आंसर होगा। हाँ बच्चों, आंसर तो आ गया, लेकिन साथ में इस आंसर के साथ में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तुम बताओ कि इस बार 0 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी ना, तो बताओ इस बार जब लोअर लिमिट रखी तो बिल्कुल 0 आ गया, और बताओ लोअर लिमिट बिल्कुल 0 आ गई, मतलब अपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड स्वीट बना और अपनी पेन किंग बची। तो इस आंसर के साथ-साथ हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इन लोगों ने रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छा माना है ना? तो देखो अब इस रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी हम कुछ चीजें देख सकते हैं। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि वैसे, है ना, मैंने बताया था कि कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो किसी न किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, है ना? ध्यान रखना कि वैसे तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ना? ध्यान रखना कि नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए। ये ध्यान रखना कि नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए, और अपना पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन बहुत शॉर्ट बने और अपनी पेन किंग बचे। तो ये कंसेप्ट है यार। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है कि वैसे रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, लेकिन फिर भी स्मार्ट लोग है ना, फिर भी रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए और अपना पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड स्वीट बने, मतलब अपनी पेन किंग बचे। बताओ किसी मूर्ख इंसान ने 0 0 की जगह 2,3 इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल जी 0 मानी होती, तो फिर बताओ लोअर लिमिट रखने पर 0 नहीं आता, लोअर लिमिट रखने पर ये 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर ये आ जाता। ये कितना होता है 8, और 18 26 आ जाता। ये तो बताओ, है ना? तो उस केस में पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 26 ही आता। अब ध्यान रखना कि 26, है ना, ध्यान रखना कि जो 26 का जो कांस्टेंट नंबर है वो किसी काम का नहीं है। 26 का जो कांस्टेंट नंबर है वो किसी काम का नहीं है ना? तुम ध्यान रखना कि तुम चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ या कोई वर्क एनर्जी की कोई इक्वेशन लगाओ, माइनस 26 वाला पार्ट एलएचएस में भी आएगा, आरएचएस में भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। बस ये अपने लिए एक बोझा है ना? जबरदस्ती बीच में आ गई, इससे पेन किंग वेस्ट हो रही है, इसलिए ध्यान रखना, तो मूर्खता हो जाएगी ना। तो इसलिए ध्यान रखना तुम, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करते हैं ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए और अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड स्वीट बने और अपनी पेन किंग बचे। ये कंसेप्ट होता है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा टॉपिक से हट करके मैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूँ। जैसे तुमको पता होगा कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q N Q2 अपन R स्क्वायर होता है।
तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तुम सोच के बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अगर निकालना हो तो इसमें बेस्ट रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? है तो इसको देख सकते हैं हम। तो हमको अच्छे पता है कि पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q n q2 upon r स्क्वायर, मतलब हम सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1 upon r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो हम दूर की सोच सकते हैं कि होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 upon r स्क्वायर है, तो होता पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon r आएगा। तो बता क्या लोअर लिमिट रखने पर 0 हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना? वही फोर्स 1 upon r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon r आएगा। तो बता क्या लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा? इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट लोअर लिमिट रखने पर ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। इसीलिए डेटा इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में r इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल 0 मानते हैं। तो इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट इसलिए मानते हैं। ये तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 upon r स्क्वायर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon r। तो तब क्या लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा? इनफाइनाइट लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम r टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, ये राज है। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले एक बार एक थोड़ा-सा जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं x इंटू वाई कोई क्वांटिटी है, ये तो हमको देखना है कि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि बताओ x और y दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, है ना? x और y दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो बताओ फर्स्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy प्लस सेकंड एज इट इज मतलब y एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का dx हो गया, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि x into y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट मतलब x एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन dy प्लस सेकंड मतलब y एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx। बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि x into y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y dx प्लस x dy। अब देखो ये भी तुमको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है ना? पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। बस हम, है ना, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बताओ चूंकि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y dx प्लस x dy होता है, इसीलिए y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन x इंटू वाई होगा, है ना? तो ध्यान रखना, इसमें शक नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो बस हम कौन, है ना, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि चूंकि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y dx प्लस x dy होता है, इसीलिए y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन x इंटू वाई होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने आगे काम में आने वाली है। बस अब हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि किसी प्लेस पर पार्टिकल पर अजीब टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और इसका एक्सप्रेशन माइनस के इंटू वाई आई के प्लस एक्स जे के भी है। अब इसकी भी, इस फोर्स की करंट स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और बताया था कि कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो किसी न किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और चिंता मत करना, ये रेफरेंस पॉइंट हमको क्वेश्चन में क्लियरली दिया होता है। इस बार क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है ना? वैसे तो रेफरेंस पॉइंट गंदा है यार, एक्चुअली तो, है ना? मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली तो क्या होना चाहिए था? 0, 0 रेफरेंस पॉइंट बेस्ट रहता। लेकिन क्वेश्चन के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, मान लेंगे। ये तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है। तो किसी भी जनरल पॉइंट x, y पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? तो हमको अच्छे पता है कि कभी भी ऐसा अजीब टाइप का, है ना, हमको पता है कि कभी ऐसा अजीब टाइप का है कोई खतरनाक फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे, ub माइनस ua इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f डॉट ds फ्रॉम a टू b। लेकिन वार्न करके बोल रहा हूँ कि इसमें माइनस को मत भूलना, अच्छे ध्यान रखना
कि ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टोर्ड पोटेंशियल जी वर्क डन बाय नहीं, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो जहां जहां पोटेंशियल जी होगी वहां ये माइनस तो अपने पूंछ के टाइप से साथ ही चलेगा। तो बस ऐसे फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे। एफ की जगह तो ये रख देंगे। अब ए और बी पॉइंट कौन से लेने वो देखना है, तो वो हमको अच्छे पता है। ये तो हमको अच्छे पता है कि 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है या मानी गई है, तो इसको पॉइंट ए, और x, y पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसको पॉइंट बी। बस अब भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख सकते हैं। तो यू बी की जगह हम x, y माइनस यू ए की जगह 2,3 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर हमको कितना दे रखा है, माइनस के वाई आई के प्लस एक्स जे के डॉट डीएस वेक्टर। अब यहाँ डीएस लिखा है, कई जगह डीआर भी लिखा होता है, तो मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी इस टाइप के फोर्स हो तो डीएस या डीआर वेक्टर को हम आंखें बंद करके क्या लिख सकते हैं, dx आई कैप प्लस dy j कैप लिख सकते हैं। और बताओ a की जगह 2,3 और b की जगह x, y। अब बताओ ये 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल जी जीरो मानी गई है, तो 2,3 पर पोटेंशियल जी जीरो दे रखी है। तो बताओ एलएचएस में क्या बचेगा, केवल यू एक्स, वाई इक्वल टू इस माइनस के कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं ना, तो माइनस इंटू माइनस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा। और इंटीग्रेशन अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो y dx प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy। लिमिट 2,3 से x, y। बस अब सबसे मेन चैलेंज ये है ना, सॉरी तो सबसे मेन चैलेंज ये है कि y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो ध्यान रखना कि यूजुअली तो इस टाइप की चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। हमने वर्क की कैलकुलेशन में पढ़ा था कि वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई। तो हमको पता है कि यूजुअली तो इस टाइप की चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लकीली वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इस नमूने का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो ध्यान रखना कि यूजुअली तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लकीली वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इस नमूने का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। और देखो हम अभी पढ़ चुके थे ना, अभी मैंने है ना, अभी मैंने बताया था, है ना, मैंने अभी तुमको बताया था कि क्योंकि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y dx प्लस x dy होता है, इसीलिए y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन x इंटू वाई। तो ध्यान रखना कि वैसे तो इस टाइप की चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर नमूने का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इस नमूने का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू वाई, है ना, और लिमिट 2,3 से x, y। बस सॉल्व कर लेता हूँ। ये x, y पर पोटेंशियल जी कितनी होगी, k, है ना, और इसका इंटीग्रेशन x इंटू वाई लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ अपर लिमिट पे x की जगह x और y की जगह y रखेंगे तो x इंटू वाई आएगा माइनस, लोअर लिमिट पे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6। तो इससे हम बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल x, y पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, k इंटू एक्स वाई माइनस 6, ये आ गया, आंसर निकाल लिया। लेकिन आंसर के साथ साथ हम इनको कमेंट भी कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि इस बार, है ना, तुम बताओ इस बार जब लोअर लिमिट रखी तो जीरो नहीं आया, ये 6 आ गया, है ना, देख कर बताओ कि इस बार जब लोअर लिमिट रखी तो लोअर लिमिट रखने पर जीरो नहीं, नॉन जीरो आ गया, है ना। और ध्यान रखना कि इस -6 का कोई महत्व नहीं है ना, तो धरती पर भार है, तो -6 का कोई महत्व नहीं है। तुम चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, वर्क एनर्जी की कोई इक्वेशन लगाओ, ये जो -6 है एलएचएस में भी आएगा और आरएचएस में भी आएगा। ये -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है, बस ये जबरदस्ती अपने साथ आ गया है, ठीक है। बस हम आंसर के साथ साथ कमेंट भी बोल सकते हैं कि इस बार लोअर लिमिट रखने पर जीरो नहीं, नॉन जीरो आ गया, तो पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन अननेसेसरी लेंदी आ गया, इससे तुमने रेफरेंस पॉइंट अच्छा सिलेक्ट नहीं किया है। तो ओएमआर शीट में आंसर के साथ साथ ये भी कमेंट लिख करके आना कि तुमने रेफरेंस पॉइंट अच्छा सिलेक्ट नहीं किया है। अब जो आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको रेफरेंस पॉइंट क्लियरली दे रखा था, इसलिए हम पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन ढंग से निकाल पा रहे थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ध्यान रखना
कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाता है बेटा? कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाता है ना? और तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी रेफरेंस पॉइंट देना भूल गया हो तब तो और अच्छा है। अब तो हम पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और कोई लिमिट नहीं। तो ये ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाए तो अब हम लिमिट विमिट सबको डस्टबिन में फेंक आएंगे। रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाए तो अब हम पोटेंशियल का सबसे सिंपल फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और कोई लिमिट नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में प्लस सी आएगा, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ये तो हमको दे रखा है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका एक्सप्रेशन माइनस के इंटू वाई आई के प्लस एक्स जे के, है ना। और हम समझ गए यार, हम समझ गए कि वैसे तो फोर्स शक्ल से तो नॉन कंजर्वेटिव दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कंजर्वेटिव है। तो ध्यान रखना कि शक्ल पे मत जाना, लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव, धोखा दे देते हैं लुक्स, है। तो ध्यान रखना ये फोर्स जो है वो दिखने में तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब बेईमान दिख रहा है, लेकिन हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मतलब ये एक्चुअली कंजर्वेटिव है, कर चुके हैं पहले। तो कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका एक्सप्रेशन माइनस के वाई आई के प्लस एक्स एक जे कैप दे रखा है। तो बस हमको पूछा है कि इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी वो देखना है, और इस बार ये रेफरेंस पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा है। तो बस मैंने तुमको क्लियरली बताया था, है ना? तो मैंने तुमको अभी क्लियरली बताया था कि अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोले और रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा हो तब तो और अच्छा है। अब लिमिट विमिट सबको डस्टबिन में फेंकाएंगे, और अब हम पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और कोई लिमिट नहीं, अनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो बस इस बार इस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर कितना है, माइनस के वाई आई के प्लस एक्स जे के डॉट डीएस वेक्टर या डीआर वेक्टर को तो हम आंखें बंद करके डीएक्स आई के प्लस डी वाई जे के लिख सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो बताओ, माइनस के कांस्टेंट है बाहर, तो माइनस ऑफ माइनस के कितना हो गया, प्लस के, इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डीएक्स, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी वाई, और कोई लिमिट नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, के, है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है इसलिए साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी आएगा। तो बस इसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम क्या लिख देंगे, के इंटू एक्स वाई प्लस सी, ये लिख देंगे हम। और ध्यान रखना कि इसमें सी जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उससे डरने की जरूरत नहीं, बेचारा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, वर्क एनर्जी की कोई इक्वेशन लगाओ, ये जो प्लस सी वो एलएचएस में भी आएगा और आरएचएस में भी आएगा, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इससे बेचारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसका आंसर पोटेंशियल के इंटू एक्स वाई प्लस सी, ये लिख करके आ जाएंगे। कोई फिर भी तुमको पिन चुभा चुभा कर पूछे कि ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना होगा, तो बस आंसर ये देंगे कि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तुमने हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया तो हम सी की वैल्यू भी नहीं बताएंगे, तुम हमको रेफरेंस पॉइंट दो तो हम सी की वैल्यू बताएंगे, दैट्स ऑल।